मैं डॉक्टर रेखा जोशी नित्य संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बोर्ड स्पेशल में हम लोग रिवीजन के हिसाब से सब कर रहे थे। उसमें हमने कर ली संधि कर ली और वो कारक कर लिए, उपपद विभक्ति कर ली, अव्यय कर लिए, उपसर्ग कर लिए। आज हम समास पढ़ेंगे ना, तो फिर चले अपना अध्ययन करें। आप साथ के साथ कर रहे हैं ना, बस उसको एक बार आप रिवीजन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो अब आज समास पढ़ते हैं, है ना। तो चले आप अपना अध्ययन शुरू करें। ये है पार्ट 11 बोर्ड स्पेशल के हिसाब से, है ना। आज हम पढ़ेंगे समास का परिचय। समास किसे कहते हैं? समास शब्द का अर्थ होता है किसी बात को संक्षेप में कहना, वो समास कहलाता है। अच्छा, कैसे है? अब समास व्याकरणिक दृष्टि से हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा कैसे होगी? जब अनेक पदों को मिलाकर एक पद के समान बना लिया जाता है तो वह मिला हुआ पद समस्त, इकट्ठा जो कहते हैं ना, कंपाउंड पद कहलाता है। तथा उन पदों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया है मिलने की, उसे समसन या समास कहा जाता है। समास का मतलब समझ गए ना आप? दो शब्दों, दो पदों के मिलने की प्रक्रिया समास, और उससे नवीन जो पद बने, दोनों को मिलाकर जो नया पद बनेगा वो समास कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा, है ना। ये कैसे कब होता है? ये 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार बताए। एक तो होता है उसमें समास किस तरह से हम विभाजित करेंगे, उस अब देखिए आप। पहला तो होता है केवल समास। एक केवल समास कहलाता है, उसमें विशेष संज्ञा से रहित होता है और वो मतलब सामान्य माना जाता है, जो कहीं भी किसी भी समास में नहीं हो लेकिन है समास, तो उसे केवल समास की संज्ञा दे दी जाती है, जैसे भूत पूर्व, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है? हम आपको पता ही है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। दोनों के मेल को ही तो संधि या जो भी कुछ समास है, जो भी कहेंगे हम, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान होगा तो कैसा बनेगा? अव्यय भाव, अव्यय भाव समास होगा वो। और अव्यय भाव का मतलब समझ गए ना, अव्यय होगा वो, उसमें कोई इस तरह की विभक्ति नहीं लगेगी, ठीक है ना। जैसे उपगंगम, अभी आपको जो मैंने उपसर्ग कराए थे उसमें आपको बताया था ना कि कैसे इन उपसर्गों का किस तरह से उसका रोल होता है। तो इसमें कहा है उपगंगम, उपगंगम वाराणसी। उपगंगम वाराणसी का मतलब क्या होता है? गंगा के समीप वाराणसी है। उप जो आया है वह किस लिए आया है? उप आया है समीप अर्थ में, ठीक है। ये कहलाएगा अव्यय भाव समास, है ना। यहाँ उप शब्द का अर्थ समीप प्रधान है और उत्तर पद। अच्छा, अब जो ये तो हो गया पूर्व पद का। अब तीसरा होता है उत्तर पद प्रधान, जिसमें पूर्व और उत्तर दो होंगे ना, तो जिसमें पूर्व होगा वो तो हो गया अव्यय भाव। अब उत्तर पद जिसमें प्रधान होगा वो होगा तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब उनमें कैसे? जैसे कर्म ये बता रहे हैं तत्पुरुष, जैसे कहते हैं राजपुरुष, राजपुरुषम आनय, राजपुरुषम। और अगर हम इसको बोलेंगे तो कैसे होगा? राज्य पुरुष, राज्य हो जाएगा ना, फिर राजा का पुरुष आने। यहाँ आने जो है, आने जो क्रिया है, लाना जो क्रिया है, उससे पुरुष अन्वय होता है, ठीक है। राजपुरुष से उसका अन्वय हुआ, इसलिए ये कहलाएगा कर्मधारय, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये कर्मधारय कहलाया। अच्छा, अब क्या करना है? ये उत्तर पद की प्रधानता अतः पुरुष, ये ठीक है। फिर जैसे इसने कहा नीलोत्पलम, ये हम इसमें हम लोग कर रहे हैं, ये जो है ना, सॉरी, कर्मधारय। इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। विशेषण तो आप समझते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं वो, और विशेष्य क्या? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है। जैसे नीलोत्पलम, उत्पल कैसा है? नीलम, ये विशेषण विशेष्य, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या कह रहा है? ये द्विगु। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसमें क्या होता है? संख्या पूर्व द्विगु, उसमें संख्या होती है, चाहे 5 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी कुछ। तो कैसे करेंगे? पंचगवम, पंचगवम हो गया ना, तो ये इसमें ये है द्विगु समास कहलाएगा। इनमें सब में उत्तर पद प्रधान है। और अन्य पद प्रधान वाले कौन सा होता है? चौथा जो होता है, ना उत्तर होता है ना पूर्व, अन्य पद प्रधान, वो ला बहुब्री। बहुब्री समास में क्या होता है? उन दोनों ही पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद होता है। अन्य मीन्स दोनों से अलावा। जैसे लंब कर्णम आनय, लंब कर्णम आनय, कैसे? लंबे कान वाले को लाओ। यहाँ अन्य पद प्रधान है, ना लंब है ना कान है। और लंब कर्ण किसके होता है? गणेश के। तो लंब कर्ण है, इससे इस तरह से, सॉरी, लंबो कर्णो, 2 कान होते हैं।
अच्छा, अब कहता है दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, मतलब ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब हो गया। अब पांचवा कैसा होता है, दोनों ही पद उसमें प्रधान हो। तो दोनों पद जिसमें प्रधान होता है वो कहलाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, क्योंकि द्वंद्व का मतलब होता है पेयर। जो चीज दोनों जोड़े में आएगी वो तो दोनों ही समान होगी ना। जैसे माता पितरौ सेवस्व, माता और पिता की सेवा करो, यहाँ दोनों ही पद प्रधान हो गए, इसलिए ये कहलाएगा द्वंद्व समास, है ना। फिर समास सिर्फ समर्थ पदों का ही होता है, जो कि परस्पर अन्वित हो, अर्थात अर्थबोधक हो, नहीं तो भार्या राज्ञ पुरुषो देवदत्तस्य, इनमें किसी में समास नहीं होगा। यह है समास की कंडीशन। आपको सब तरफ से चारों पांचों तरह की बता दी। अब आपके एग्जाम में जो भी आए, है ना, आप इसी के हिसाब से देना, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, इस तरह से। और कोई पद नहीं हो तो केवल समास। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। आप अपने बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह करना। नमस्कार।